दोपहर के खाने पर आरफा के बेटे इशफाक से भी मुलाकात हुई। इसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। माँ बेटे की उम्र में बहुत कम फ़र्क था और मुझे शुबा था कि आरफा का बेटा है भी नहीं। शाम को कुछ और लोगों की आमदरफ्त भी रही, लेकिन मैं और नरगिस अपने कमरे में बंद ही रहे। हमें जो कमरा दिया गया था, इसकी खिड़की से लॉन और सामने का गेट साफ नजर आ रहा था। वहाँ से हम लोगों को आते जाते हुए देखते रहे। चमचमाती हुई कीमती कारों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आरफा बेगम के रिश्तेदार भी खासे दौलतमंद हैं। अगले रोज़ सुबह नाश्ता करते ही मैं घर से निकल गया। पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया और आखिरकार मैं एंटी नारकोटिक्स के महकमे के एक ऐसे ऑफिसर से रब्ता करने में कामयाब हो गया जिसके घर का पता मैंने मालूम कर लिया था और रंग के डब्बों की एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट वाले कागजात एक लिफाफे में बंद करके इसके घर पहुंचा दिए गए और बाद में फ़ोन पर रब्ता करके सारी बात इससे कह डाली। वो मेरी बात पर यकीन करते हुए हिचकिचा रहा था। अगर मेरी ये इतला गलत साबित हुई तो मैं अपने आप को इसके सामने पेश कर दूंगा। आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे कबूल होगी। मैंने कहा, मैंने कागजात आपके घर पर पहुंचा दिए हैं। लाहौर से ये माल भी एक आध दिन में कराची की बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि कस्टम्स के साथ मिलकर हीरोइन की इस खेप को बाहर जाने से रोकें। मैं काफ़ी देर तक इसे यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, फिर फ़ोन बंद कर दिया और जब मैं आरफा की कोठी पर वापस पहुंचा तो शाम होने वाली थी। बंगले के सामने एक बहुत शानदार गाड़ी खड़ी थी। आरफा की होंडा सिविक अंदर पोर्च में मौजूद थी। गेट पर खड़े हुए हट्टे कट्टे चौकीदार ने मुझे रोक लिया। ये इत्तेफाक था कि कल यहाँ आने के बाद ना तो मैंने इस चौकीदार को देखा था और ना ही इसने मुझे देखा था। इत्तेफाक से इस वक्त आरफा अपने एक मेहमान के साथ बरामदे में निकल आई। इसे जब पता चला तो इसने चौकीदार को ज़ोरदार डांट पिलाई और मुझे इस तरह क्यों रोका गया। लाउंज में घर के दूसरे अफराद के साथ नरगिस भी थी और नरगिस के साथ एक अजनबी आदमी को देखकर मेरी भुएं सुकड़ गईं। इस आदमी की उम्र 50 के लगभग रही होगी, लेकिन खासा हट्टा कट्टा लगता था। रंग आबनूस की तरह गहरा और इस पर सफ़ेद कुर्ता पजामा कुछ अजीब सा लग रहा था। मुंह में पान भरा हुआ था। नरगिस सोफे के कोने में दबी हुई थी और वो शख्स इसके साथ बिल्कुल जुड़कर बैठा हुआ था। मुझे देखकर नादरा ने कुछ कहा तो वो सिरक कर एक तरफ हट गया। ये रहमानी साहब हैं, नादरा ने इनका तारुफ करवाया। ये अम्मा की कज़न है, ज़रा बेतकल्लुफ़ किस्म के आदमी हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया। मैंने जवाब दिया और नरगिस को इशारा करता हुआ अपने कमरे में आ गया। यहाँ तो बड़ी गड़बड़ है ना जी। नरगिस ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके सरगोशी की। आरफा वो नहीं है जो अपने आप को जाहिर करती है। ये कोठी अयाशी का अड्डा है। न रशीदा इसकी बेटी और न नादरा इसकी बहू। ये तवाइफे हैं। लोग यहाँ अयाशी के लिए आते हैं। ये किसी को अपना कज़न बताती हैं, किसी को खालू और किसी को मामू, लेकिन 2-2 घंटे इनके साथ कमरों में बंद रहती हैं। यहाँ आने वाली औरतें भी तवाइफे ही हैं। ये तो अड्डा है इनका जिसे आरफा चला रही है। आज दोपहर एक पुलिस ऑफिसर भी आया था जो तकरीबन 2 घंटे यहाँ रहा। मैं तो अपने कमरे ही से नहीं निकली थी। और वो कौन था जो तुम्हारे साथ जुड़कर बैठा हुआ था? मैंने पूछा। बकौल रशीदा की इनकी अम्मा का कज़न है, नरगिस ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। पहले तो दूसरे सोफे पर बैठा रहा और फिर उठकर मेरे करीब आ गया। मैं वहाँ से उठना चाहती थी कि तुम आ गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल चलो। ऐसा ना हो कि हम किसी नए चक्कर में फंस जाएं। अच्छा हुआ ये लोग फ़ौरन ही खुल गए। मैंने कहा, मुझे कल ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। और फिर अगले ही रोज़ मैं किसी मकान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। नरगिस भी मेरे साथ थी। वो मेरे बगैर इस कोठी में एक लम्हे भी रहने को तैयार नहीं थी। इसने बैग को अलमारी के सबसे निचले खाने में रखकर इस पर कपड़े डाल दिए थे और अलमारी को ताला लगाकर चाबी अपने गिरबान में डाल ली। मेन रोड पर आकर हमने एक टैक्सी पकड़ी और 2-2.5 घंटों तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहे और आखिरकार करीमाबाद के सामने फेडरल बी एरिया का एक इलाका मुझे पसंद आ गया। रिहायशी बंगलों पर मुश्तमिल ये इलाका पुरसुकून था। यहाँ हर किस्म की सहूलतें भी दस्तियाब थीं। कई स्टेट एजेंसियों में झांकने के बाद आखिरकार एक जगह हमारा काम बन गया। तो मैं क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे इलाके में भी बड़ी से बड़ी कोठी किराए पर ले सकता था, लेकिन मैं एकदम से इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाना चाहता था कि दूसरों की नज़रों में आ जाऊं। स्टेट एजेंसी ने हमें इस इलाके में 3 बंगले दिखाए थे। इनमें से एक 600 गज़ का था, एक 1000 गज़ का और एक पार्क के सामने गली के कॉर्नर पर 240 गज़ का। मेरे नुक्ते नज़र से ये छोटा बंगला हमारे लिए हर लिहाज से मुनासिब था। 3 बेडरूम्स थे, एक टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, सामने बरामदा और इससे आगे मुख्तसर सा लॉन था। इमारत के दाएं बाएं और पिछली तरफ भी खुली जगह थी। पिछली तरफ दीवार के साथ साथ क्यारियां थीं जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए थे। लगता था क्यारी में 1-1.5 घंटा पहले पानी भी दिया गया था। दीवार के कॉर्नर पर पिछली तरफ एक दरवाज़ा भी था। इस तरफ एक तंग सी गली थी। इससे आगे वाले बंगलों की पुश्त भी इस गली की तरफ थी। इस तरह इस गली में ज़्यादा आमदरफ्त नहीं रहती थी। घरों के मुलाजिम आमतौर पर यहाँ दीवारों के साथ कूड़ा करकट फेंक देते थे
लाउंज में दीवार से दीवार तक एक कारपेट बिछा हुआ था। सोफा सेट और कुर्सियां भी आरास्ता थी। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था। लाउंज का कुछ हिस्सा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था, जहाँ एक कदरे छोटी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी जिसके गिर्द कुर्सी आरास्ता थी। इसके परली तरफ किचन था जिसकी दीवार में मेहराबी खिला बनी हुई थी और दोनों तरफ मार्बल के स्लीब लगे हुए थे। वो बेडरूम आरास्ता थे। फर्श पर ग्रे कलर के कालीन बिछे हुए थे। वो शहरियों के अलावा दोनों कमरों में सफ़ेद फार्मिका की अलमारियाँ और ड्रेसिंग टेबल भी थी। तीसरे कमरे में काठ कबाड़ भरा हुआ था। बरामदे के ऊपर भी एक कमरा था जिसे एस्टेट एजेंट के कहने के मुताबिक स्टडी रूम बनाया जा सकता था। ऊपर जाने की सीढ़ियां अंदर ही से थीं। यह सामान किसका है, कब तक उठाया जा सकेगा? मैंने किराए की बात होने के बाद स्टेट एजेंट से दरियाफ्त किया। ये मकान दरअसल एक बेवा खातून का है। स्टेट एजेंट ने बताया 1 साल पहले इसके शोहर का इंतकाल हो गया। इसके सिर्फ एक बेटा है 6-7 साल की उम्र का, और ये मकान इनकी ज़रूरत से कहीं बड़ा है। शोहर के इंतकाल के बाद दफ्तर से जो रकम मिली थी इससे इसने चंद रोज़ पहले करीबी एक छोटा सा मकान ख़रीद लिया और ये मकान किराए पर देना चाहती हैं। और दूसरे मकान में इतनी गुंजाइश नहीं कि ये सारा सामान भी रखा जा सके, इसलिए वो चाहती हैं कि अगर कोई ये सामान भी ख़रीद ले तो इसका ये मसला हल हो जाएगा। तो फिर हम सौदा कर लेते हैं इस सामान का, मैंने कहा और नरगिस की तरफ देखने लगा। इसने भी इस बात में सर हिला दिया। अगर मामला तय हो जाए तो मैं अभी रकम देने को तैयार हूँ और कल परसों तक हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं मिसेज़ उस्मानी को बुला कर ले आता हूँ, अभी बात कर लेते हैं, स्टेट एजेंट ने कहा और हमें मकान में छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर चला गया। इसकी वापसी में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। इसके साथ मकान की मालिका भी थी। मैं इसे देखकर चौंके बगैर नहीं रह सका। स्टेट एजेंट ने जब बताया था कि ये मकान किसी बेवा का है तो मेरा ख्याल था कि वो 50 के लगभग कोई अधेड़ उम्र औरत होगी, लेकिन मैं इसे देखकर हैरान रह गया। इसकी उम्र 30 से ज़्यादा नहीं थी। लंबा कद, सडोल जिस्म और चेहरे के नकूश बड़े गजब के थे। गजाल की तरह मोटी मोटी से आंखों में सितारों जैसी चमक थी। चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप था। इसने नेवी कलर की साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज कुछ ज़्यादा ही मुख्तसर था। मैं अपनी बहन के यहाँ जाने वाली थी कि साजिद साहब आ गए। इसने मुझे और नरगिस को देखते हुए कहा अगर ये 2 मिनट की ताख़ीर से पहुँचते तो शाम से पहले मुलाकात न हो पाती। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, वरना हमें भी दूसरा चक्कर लगाना पड़ता, मैंने कहा और फिर हमने मतलब की बात शुरू कर दी। वो घूम फिर कर हमें पूरे घर का फर्नीचर दिखाने लगी और साथ ही साथ ये भी बताती रही कि कौन सी चीज़ इसने कितने शौक़ से कितने में ख़रीदी थी। इसने सारे सामान की जो मजमूई कीमत बताई, इसमें बारगेनिंग की गुंजाइश मौजूद थी और आखिरकार एक माकूल रकम पर मामला तय हो गया। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो थी, बाज़ार से ख़रीदते तो महंगी पड़ती और वक़्त अलग ज़ाया होता। इसका नाम फौजिया ज़ुबैरी था। इसका शोहर ज़ुबैरी ग्रेड 18 में सरकारी मुलाजिम था। 1 साल पहले ट्रैफिक के हादसे में इसका इंतकाल हो गया था और फिर इसने ये दिलचस्प इंकशाफ भी किया कि वो बेऔलाद है। 3 साल पहले इसने अपनी बहन का एक बेटा ले लिया था। बच्ची की उम्र इस वक्त 4 साल थी। वो इसे अपनी ही औलाद समझती थी, लेकिन बच्चा इसे माँ समझने को तैयार नहीं था। वो इसे खाला ही कहता। इसका मिलान अपने वालिदैन की तरफ था। जब तक ज़ुबैरी ज़िंदा था बच्चे का दिल भी कुछ लगा हुआ था। वो इसे सैर कराने ले जाता, शॉपिंग कराता, इसके साथ खेलता। लेकिन ज़ुबैरी के इंतकाल के बाद वो बच्चा भी बिल्कुल ही बदल गया और अपने माँ बाप के पास रहने की ज़िद करने लगा। वो कई रोज़ से वहाँ है, फौजिया ज़ुबैरी कह रही थी, और आज मैं इसे लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस बच्चे से दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। इसे पूरी तरह एहसास है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ और जाहिर है मैं इसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रह सकती। इसके लहजे में अफसुर्दगी का तासुर नुमाया था। मुझे ये सब कुछ सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा बदकिस्मती से हम भी इसी अलमिया का शिकार हैं। शादी को 4 साल हो गए मगर आज तक इस नेमत से महरूम है। फौजिया ज़ुबैरी ने गहरी नज़रों से बारी बारी हमारी तरफ देखा और फिर प्रॉपर्टी एजेंट की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है साजिद साहब, आप इनसे एग्रीमेंट कर लीजिए। मैं शाम 6 बजे तक लौट आऊँगी। जो भी सूरत हाल हो मुझे बता दीजिएगा। इस मकान का किराया और सामान की कीमत आपको अभी दे देंगे, साजिद साहब ही को दे दीजिए या आपको रसीद दे देंगे। मैं शाम को एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दूंगी। फौजिया ज़ुबैरी ने मेरी बात काटते हुए कहा। हम मकान से बाहर आ गए। टैक्सी हमने अभी तक रोक रखी थी। साजिद के पास मोटरसाइकिल थी। फौजिया हमारे साथ टैक्सी में बैठ गई। फौजिया को हमने मेन रोड पर ड्रॉप कर दिया और साजिद के साथ दफ्तर आ गए। कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने में 1 घंटा लग गया। मैंने रकम अदा कर दी और हम चाबी लेकर दोबारा इस बंगले में आ गए
और घूम फिर कर अच्छी तरह इत्मीनान से जायज़ा लेने लगे। बरामदे में ऊपर वाला कमरा भी खासा बड़ा था, इसमें भी काठ कबार भरा हुआ था। फौजिया जुबैरी से वादा किया था कि नीचे वाले कमरे और यहाँ से काठ कबार 1-2 दिन में हटा दिया जाएगा। मैं ऊपर वाले कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा। बंगले की 4 दीवारी और पार्क के दरमियान तकरीबन 20 फीट चौड़ी सड़क थी, जो इसी कतार में बंगलों और पार्क के दरमियान आखिर तक चली गई थी। पार्क बहुत बड़ा था, मगर इसे पार्क नहीं कहा जा सकता था। इतराफ में चंद दरख्त थे, जबकि वसी और इस मैदान में घास का नामो निशान तक नहीं था। रेत का मैदान था, जिसमें 2-3 जगहों पर क्रिकेट खेलने के लिए सीमेंट की पिच बनी हुई थी, और इस बगल लातादाद बच्चे इस उजाड़ मैदान में खेल रहे थे। पार्क के दूसरी तरफ भी इसी तरह के बंगले थे, और इन बंगलों की गलियों से गुजरकर मेन रोड तक पहुंचा जा सकता था। इससे ज़रा ही आगे मेन रोड की दूसरी तरफ करीमाबाद का शॉपिंग एरिया था। हम इस टैक्सी पर आरफा की कोठी पर आ गए, और जब आरफा को पता चला कि हम जा रहे हैं तो वो सटपटा सी गई। क्यों भाई, कहाँ चले तुम लोग? इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा एक दोस्त मिल गया है, मैंने कहा। इसका इसरार है कि हम अपना सामान लेकर फ़ौरन इसके यहाँ आ जाएं। वैसे आप लोगों ने हमारे साथ जिस मोहब्बत और अपनाइयत का इजहार किया है, इसे हम कभी नहीं भुला सकेंगे। अपने दोस्त का पता तो बता दो, हम तुमसे मिलने आएंगे। आरफा बोली। पता? मेरा मतलब है गली, मोहल्ला और मकान नंबर तो अभी खुद हमें मालूम नहीं, मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा, और हम खुद 1-2 रोज़ में आपसे मिलने आएंगे। मैंने कहा। अच्छा मियाँ, खुश रहो। आरफा के लहजे में बेहद मायूसी थी। मैं तो चाहती थी कि तुम लोग चंद रोज़ यहाँ रहो, काम धंधा सेट हो जाए तो आपके यहाँ आकर ज़रूर रहेंगे। मैंने कहा। काम धंधा तो मैं सेट कर देती, तुम दोनों का ऐश करते ज़िंदगी भर। आरफा ने गहरा सांस लेते हुए कहा और नरगिस की तरफ देखने लगी। इस मरतबा मैंने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और बैग उठाकर बाहर आ गया। बाहर टैक्सी हमारे इंतज़ार में रुकी थी। ड्राइवर ने मेरे हाथ में बड़ा सा बैग देखकर डिग्गी खोल दी। मैंने बैग डिग्गी में रखा और नरगिस के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। टैक्सी इन्हीं रास्तों पर चलती हुई इस बंगले के सामने आकर रुक गई। हम सुबह 10 बजे से इस टैक्सी पर सवारी कर रहे थे, और अब शाम के 7 बज रहे थे। ड्राइवर को मुँह मांगा किराया देकर रुखसत कर दिया, और हम अंदर आ गए। एक बार फिर पूरे इत्मीनान से बंगले का जायज़ा लिया गया। मेरा ख्याल था कि चंद महीने यहाँ रहकर क्लिफ्टन या डिफेंस के इलाके में किसी जगह मुंतकिल हो जाएंगे। नरगिस ने बैग अलमारी में रख दिया। यही कमरा इसने बेडरूम के तौर पर मुंतखब कर लिया था। इसकी एक खिड़की पहलू में ओपन स्पेस की तरफ खुलती थी, और दूसरी खिड़की से बरामदे और बाहर के गेट तक जायज़ा लिया जा सकता था। इस रात हमने खाना बाहर एक होटल में खाया, और वापस आने से पहले बाजार में कुछ शॉपिंग भी की। हमने जो चीज़ें खरीदी थी, इनमें चंद बर्तन भी थे, और एक बेकरी से सुबह के नाश्ते का सामान भी ले लिया था। 3-4 रोज़ तक हम घर का सामान ढोते रहे। पड़ोस के बंगलों में काम करने वाली एक मासी भी आ गई। नरगिस ने इसे पार्ट टाइम मुलाजमा रख लिया। घर के सामान की सेटिंग में नरगिस इससे मदद लेती रही, और वो बाहर से सौदा सलफ भी ला देती थी। मैंने अखबार के हॉकर से भी कह दिया था, वो रोज़ाना अखबार डाल जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार देखता, लेकिन हर बार मुझे शदीद मायूसी होती। और फिर एक रोज़ अखबार में वो खबर नज़र आ गई जिसका मुझे कई रोज़ से इंतज़ार था। मेरे जहन की यही सबसे बड़ी उलझन थी, जो अखबार में इस खबर को देखकर दूर हो गई। कस्टम्स और नारकोटिक्स के आला हुक्काम ने एक खसूसी टीम के साथ बंदरगाह पर छापा मारकर साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट किए जाने वाली रंग के 500 डब्बों पर कब्जा करके इनकी दोहरी तय वाले पैंदों में छुपाई गई 250 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली। सुर्खी पहले सफ़े पर 3 कालमों में शाया हो गई, और ख़बर बड़ी तफसील से थी। इसके मुताबिक ये छापा एक खुफिया इतला मिलने पर मारा गया, और बंदरगाह पर डब्बों से हीरोइन बरामद होने के बाद कराची के 2 मुख्तलिफ होटलों पर भी छापे मारे गए। एक होटल से रशीद नामी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे होटल में क़याम पजीर रज़िया नामी औरत फरार होने में कामयाब हो गई। उस रोज़ लाहौर में रंग तैयार करने वाली कंपनी के बाज़ आदमियों को भी हिरासत में ले लिया गया था। लाहौर और कराची में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे थे। मुझे ये खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। लाहौर के दिल्ली दरवाजे के सामने 3rd क्लास होटल में सड़कों पर हीरोइन की पुड़ियाँ फ़रोख्त करने वाला सुल्तान आज बहुत बड़ा डॉन बना हुआ था, लेकिन मुझसे पंगा लेकर इसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो अपनी औकात भूल गया था। इसका ख्याल था कि वो मुझे मच्छर की तरह चुटकी में मसल देगा, लेकिन मैं जब तक लाहौर में था इसे बार बार मेरी तरफ से जिक उठानी पड़ी थी, और मैं समझता हूँ कि ये इसके मुंह पर मेरा आखिरी तमांचा नहीं था। मुझे यकीन था कि आगे भी किसी न किसी मौके पर मेरा और इसका आमना सामना ज़रूर होगा। इस खबर में सबसे अहम इतला ये थी कि रज़िया कराची में थी। वो रशीद के साथ बंदरगाह से कंसाइनमेंट क्लियर करवाने आई थी। रशीद तो पकड़ा गया था, मगर रज़िया भाग गई थी। हो सकता है वो कराची से चली गई हो,
या ये भी मुमकिन हो कि इसने यहाँ अपने किसी जानने वाले के पास पनाह ले रखी हो। ऐसे लोगों ने बहुत से ठिकाने बना रखे होते हैं। नरगिस भी ये खबर पढ़कर बहुत खुश हुई। बहुत अच्छा हुआ, वो बोली। अब तो वो खुतिया यकीनन सड़कों पर हाथ फैलाकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगी। मेरा ख्याल है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। ऐसे लोगों ने बहुत दूर तक हाथ फैला रखे होते हैं। सिर्फ 250 किलो हीरोइन पकड़ी गई है ना, वक्ती तौर पर तो इन्हें धचका ज़रूर लगा होगा, लेकिन अगली किसी खेप में वो अपने इस नुकसान को पूरा कर लेंगे। बहरहाल मुझे खुशी हुई, नरगिस ने कहा, और तुम्हें ये जानकर भी खुशी होगी कि रज़िया इस वक्त कराची में मौजूद है, मैंने कहा। नरगिस को बंदरगाह पर छापे वाली खबर मैंने सुनाई थी, लेकिन रज़िया का जिक्र अभी तक नहीं किया था। क्या वो उछल पड़ी? हाँ, मैंने कहा। वो रशीद नामी एक और आदमी के साथ बंदरगाह से कंसाइनमेंट क्लियर करवाने के लिए कराची आई थी। रशीद तो पकड़ा गया और रज़िया गायब हो गई। मुझे यकीन है वो यहीं कराची में किसी जगह रुपोश है। इसका मतलब है हमें मोहतात रहना होगा, नरगिस बोली। गैर मोहतात तो हम पहले भी नहीं थे, मैं कहकर एक बार फिर अखबार देखने लगा। नरगिस उठकर किचन की तरफ चली गई। अखबार के आखिरी सफ़े पर एक और ख़बर देखकर मैं चौंक गया। थरपारकर की सरहद पर हीरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के 20 ड्रम पकड़े गए थे। केमिकल के ये ड्रम ऊँटों पर लाद कर राजस्थान से स्मगल किए जा रहे थे। इनके साथ शराब की 1000 बोतलें भी थी। रेंजर्स और कस्टम की एक मुश्तरका कार्रवाई से स्मगलिंग की ये कोशिश नाकाम बना दी गई। शराब के क्रेट और केमिकल के ड्रम कब्जे में ले लिए गए थे, जबकि स्मगलर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मुझे चंद महीने पहले राजस्थान में रोनुमा होने वाले वाक़यात याद रहे थे। वो सब कुछ फ़िल्म की तरह मेरी नज़रों के सामने घूमता रहा। जब मैं रज़िया को मुल्तान के एक होटल में छोड़कर अपने एक अजीज़ की तलाश में उमरकोट पहुंच गया था, मैं अपने इस अजीज़ को तो तलाश नहीं कर सका, मगर वो हसीना मुझसे टकरा गई जिसने मुझे बेहोश करके मेरी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल दिया था। रेगिस्तान में वाक़ वो खंडर नुमा इमारत जहाँ मुझ पर तशद्दुद किया गया था, फिर रईस कब्बू का डेरा जहाँ मैंने पहली मरतबा बेला को देखा था, और फिर सरहद पार करके राजस्थान के तपते हुए सहरा में वज़ियतनाक सफ़र। बेला मेरी हम सफ़र थी और माउंट आबू में नागराज से टकराव और बेला से आंख मचोली। मेरे और बेला के बीच ज़िंदगी और मौत का तवील अरसा जारी रहा था। मुझे वो सब वाक़यात याद रहे थे। पंडित भैरू, अलका अग्निहोत्री, राधा समुत्रा और जयपुर की महकमा सियाहत की गाइड शुशावरी जिसने मुझे जयपुर से फ़रार होने में मदद दी थी, वो तमाम चेहरे एक एक करके मेरी नज़रों के सामने घूमते रहे। अलका अग्निहोत्री, नागराज और बेला, ये सब रॉक एजेंट थे। इनके मंसूबे बहुत खौफनाक थे। ये सब अपने अपने नंबर बनाने के लिए मुझे आला कार बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में थे, और मैंने बड़ी होशियारी से इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए माउंट आबू की पहाड़ी का कैंप तबाह कर दिया था, जहाँ पाकिस्तान से अगवा किए हुए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करके इन्हें दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती थी, और फिर इन्हें तखरीबकारी और दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेज दिया गया। मुझे वो रात भी याद आई जब मैं राधा के साथ अलका अग्निहोत्री के आश्रम के तहखाने में इन कागजात की तलाशी ले रहा था, और अलका अग्निहोत्री अचानक ही दुर्योधन के साथ वहाँ पहुँच गई। मैंने इन दोनों को ख़त्म कर दिया और राधा के साथ वहाँ से फरार हो गया। अलका अग्निहोत्री के आश्रम के तहखाने में मैंने जो कागजात देखे थे, उन्होंने मेरे होश उड़ा दिए थे। इससे चंद रोज़ पहले खुद अलका ने मुझे कुछ स्लाइड्स भी दिखाई थी। इन लोगों के चेहरे थे जिन्हें दहशतगर्दी और तखरीबकारी की तरबियत देकर पाकिस्तान भेजा गया था। अलका ही ने मुझे ये भी बताया था कि सरहद पर पाकिस्तानी स्मगलरों की भी हौसला अफजाई की जाती है। रॉ की तरफ से उन्हें ऐसा केमिकल बराए नाम कीमत पर दिया जाता है जो हीरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इस केमिकल से तैयार होने वाली हीरोइन न सिर्फ पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को मफलूज कर रही है, बल्कि ये हीरोइन यूरोप और अमेरिका में स्मगल करके। अलका अग्निहोत्री ने मुझे ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया था कि इसे मुझसे या मेरे वतन से हमदर्दी थी, बल्कि वो तो मुझे बेला वगैरह के खिलाफ भड़काना चाहती थी ताकि मैं बेला को रास्ते से हटा दूं और इसका अपना काम आसान हो सके। अलका अग्निहोत्री के कत्ल के बाद मेरे गिर्द बिछाया जाने वाला जाल तंग होने लगा। राधा भी मारी गई तो मैं रत्ना के साथ माउंट आबू से फरार हो गया, और जिस तरह मौत से आंख मचोली खेलते हुए कई हफ्तों के बाद फिरोजपुर की तरफ से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ, वो सब कुछ आप लोग मेरी इस आप बीती में सुन चुके हैं। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद अगर हालात पुरसुकून रहते तो चंद रोज़ बाद मैं उमरकोट जाकर इन लोगों को तलाश करता जो मेरी बर्बादी का बायस बने थे। अगर वो काफिर अदा हसीना मुझे धोखे से अगवा न करती तो मैं अपने कज़न को तलाश करके इसके पास रहता, या कोई और छोटी मोटी मुलाजमत इख्तियार करके जराइम की दुनिया से दूर हो जाता, मगर इस हसीना ने मुझे ज़िंदगी के ख़तरनाक तरीन रास्ते पर धकेल दिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं
वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।